गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देख रहे थे पहले कि अब हम लोग आ गए हैं सांख्यिकी की सीमाएं पहुंच गए हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सांख्यिकी की विज्ञान की लोकप्रियता व व्यापक उपयोग के बावजूद भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। प्रत्येक शास्त्र की कुछ सीमाएं आवश्यक होती हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी शास्त्र की सीमाओं से परिचित नहीं होते उनका गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। अतः सांख्यिकी विज्ञान की सीमाओं को जान लेने पर इसका सही इस्तेमाल करने में तथा इनके आधार पर सही निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। सांख्यिकी की निम्नलिखित सीमाएं हैं। मतलब सीमाएं का मतलब ये होता है कि हमको कहाँ कहाँ तक इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, क्या करना चाहिए, क्या इसमें नहीं करना चाहिए, इसका हम लोग को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक दे दिए तो कहाँ तक आपको कुछ भी आंकड़े जो ढूंढना है उसको लेके आना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला है संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन। तो इसमें देखते हैं सांख्यिकी केवल ऐसे तथ्यों का अध्ययन करती है जिनमें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इनके अंतर्गत गुणात्मक तथ्यों जैसे ईमानदारी, मित्रता, स्वास्थ्य, अन्य आदि का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ये स्पष्ट है कि इसमें पॉइंट में ही स्पष्ट है, संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता है, संख्या का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें ऊंचाई, लंबाई या ईमानदारी, मित्रता इसको नहीं लिया जाता है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं केवल समूहों का अध्ययन। सांख्यिकी में किसी विशेष इकाई को लेकर इनके व्यक्तिगत गुणों का विवेचना नहीं किया जाता है, बल्कि तथ्यों के समूहों का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि व्यक्तिगत इकाइयों के माध्यम से ही समूहों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए सांख्यिकी में एक व्यक्ति द्वारा अर्जित आय का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हम किसी संगठन में काम करने वाले अन्य व्यक्तियों की मासिक आय संबंधी सूचना नहीं लेते। तो इस प्रकार से केवल व्यक्तियों का ही अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं समरूपता की कसौटी। सांख्यिकी की समरूपता मतलब होता है समान रूप से। सांख्यिकी की कसौटी पर खरा उतरने के लिए आंकड़े स्वरूप होनी चाहिए। स्वरूप होने पर ही वे तुलनात्मक हो सकेंगे। आंकड़ों का विजातियां को समाप्त करना अत्यंत जटिल कार्य है। मतलब इसका मतलब है कि आप लोग समान होना चाहिए, जो आंकड़े आप लोग को भेजेंगे, लेके आओगे, वो सामान्य होना चाहिए, ऐसे इसमें बतलाया गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग परिणाम केवल औसत सत्य होते हैं। सांख्यिकी के नियम केवल औसत के रूप में ही सत्य होते हैं। ये केवल व्यापक प्रवृत्ति को ही प्रकट करते हैं। प्रकृति विज्ञान की तरह सांख्यिकी के नियम पूर्ण रूप से त्रुटि मुक्त नहीं होनी चाहिए। वे हमेशा तथा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 50,000 प्रति वर्ष है, तो इसका अर्थ यह नहीं होना कि प्रत्येक व्यक्ति की आय 50,000 होगी। कुछ व्यक्तियों की इससे अधिक हो सकती है तथा कुछ व्यक्तियों की इसका कम हो सकता है। तो परिणाम केवल औसत सत्य होते हैं। मतलब एक प्रकार का अनुमान लगा सकता है कि एक व्यक्ति का कोई ज़रूरी तो नहीं है भाई, है ना। किसान जो रहते हैं, कृषि जो करते हैं, उसका 5 एकड़ खेत है ना, और 10 एकड़ वाले खेत का तुलना करेगा तो उनका औसत आय तो ज़्यादा पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार से इसमें बतलाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। इसमें देखते हैं सांख्यिकी निष्कर्षों को भली प्रकार से समझने के लिए यह आवश्यक है कि उन परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाए जिनमें निष्कर्ष निकाले गए हो, अन्यथा
वे असत्य सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यापारी के 3 वर्ष का लाभ क्रमशः 1000, 2000, 3000, इनके विपरीत दूसरे व्यापार में उन्हें 3 वर्ष का लाभ केवल 3000, 2000, 10, 1000 हैं। दोनों का औसत लाभ 2000 होता है। इससे परिणाम निकलता है कि दोनों व्यवसाय की एक सी अवस्था है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। संदर्भ में देखा जाए तो पहला व्यवसाय उन्नति कर रहा है और जबकि दूसरा व्यवसाय अवनति कर रहा है। मतलब इसके मतलब बोलने का मतलब है कि निष्कर्ष से पता लगता है कि एक व्यक्ति का स्थिति कैसा है, दूसरा व्यक्ति का स्थिति कैसा है। विशेषज्ञों की आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि जब आप व्यवसाय कर रहे हो तो विशेषज्ञों की आवश्यकताएं होती हैं कि अपने को कहाँ तक, कौन से भूमि में क्या उत्पादन करना चाहिए, कौन सा भूमि में कैसा रहेगा, तो विशेषज्ञों की आवश्यकताएं भी पड़ते हैं। सांख्यिकी विधियां सरल नहीं होती, इन्हें सामान्य व्यक्ति प्रयोग में नहीं ला सकता है। जटिल होने के कारण सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है ना। तो ये इतना आसान भी नहीं है। सांख्यिकी के जो विधियां हैं ये विशेषज्ञों की आवश्यकताएं पड़ता ही हैं। अब हम लोग देखते हैं दुरुपयोग संभव। सांख्यिकी का दुरुपयोग बहुत ही सामान्य है। सांख्यिकी का पहले से तैयार निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, भले ही जब यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो। आंकड़ों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि समक गीली मिट्टी के समान है, जिससे आप देवता या शैतान की मूर्ति जो चाहे बना सकते हैं। सांख्यिकी दुरुपयोग उनकी सबसे बड़ी सीमा है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो आंकड़े लेके आओगे उसको बदल भी सकते हो, है ना। मिट्टी के समान है, जैसे कोई देवता बना सकता है उसको, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो शैतान बना सकते हैं। इसका बोलने का मतलब यही है कि आप उसको गलत भी ठहरा सकते हो और आप उसको सही भी ठहरा सकते हो। इसका बोलने का मतलब ये है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया सांख्यिकी की सीमाएं। अब हम लोग देखेंगे सांख्यिकी के कार्य। अब कार्य में क्या क्या होता है उसको देखते हैं, है ना। तो सांख्यिकी का महत्व एक व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सांख्यिकी की इस निरंतर बढ़ती हुई उपयोगिता का प्रमुख कारण यह है कि वह अनेक महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न कराती हैं। बर्गेस के अनुसार देख लेते हैं, सांख्यिकी की मौलिक उद्देश्य अज्ञानता, पक्षपात, निरंकुश निर्णयों में अपूर्णता व स्वच्छ परंपरावादी एवं रूढ़िवादियों के साम्राज्य का अंत कर ऐसे क्षेत्र की वृद्धि करती हैं जहां विश्लेषण किए गए परिणामात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय ले जाते हैं तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो कार्य होते हैं वो कहाँ तक पक्षकार होते हैं, निरंकुश होते हैं, है ना। तो ये सांख्यिकी के कार्य में आते हैं। आप पहला पॉइंट देखते हैं, सांख्यिकी जटिलता को सरल बनाती हैं। सांख्यिकी वास्तविकता में जटिलता को सरल बनाती है, क्योंकि इसमें जो विधियां जो प्रयोग किए जाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। जो कठिन रहते हैं, जो जैसे बहुत सारे आंकड़े लाते हो उसको, और सांख्यिकी अलग अलग प्रकार से वो क्या है, सरल करती है। सांख्यिकी विशाल संख्यात्मक तथ्यों को सरल एवं समझने योग्य बनाती हैं। यदि बहुत सारे तथ्य बिखरी हुई अवस्था में हों तो इनसे निष्कर्ष निकालना कठिन कार्य है। यदि अवर्गीकृत या संपादित आंकड़ों ही केवल दिए हो तो उससे कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है, किंतु जब आंकड़ों का सही
संपादन किया जाए तो उसका विश्लेषण एवं परिणाम निकालना सरल हो जाता है। संपादित आंकड़ों का प्रदर्शन भी सरलता से संभव हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो बिखरे हुए आंकड़े होते हैं, जैसे आप लोग को मैं कहीं भेजूँ आंकड़े लेके आओ करके, तो वो बिखरे हुए आंकड़े को क्या है, सांख्यिकी जो जटिलता को सरल बनाती हैं उसको सरल कर देते हैं। उनका अलग अलग जो विधियां रहते हैं उनका प्रयोग करके इसको क्या है, सीमित कर देते हैं। इससे स्पष्ट हो सकता है कि ये सरल करने में माहिर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सांख्यिकी तथ्यों को सांख्य के रूप में प्रकट करती हैं। ठीक है, सांख्य के रूप में सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य है तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। यह कथन कि इंदौर की आबादी बहुत अधिक है अस्पष्ट एवं अनिश्चित है, लेकिन यदि कहा जाए कि इंदौर की आबादी 1901 में 12 लाख थी, एक स्पष्ट एवं निश्चित विवरण है, क्योंकि बहुत अधिक से कोई व्यक्ति कुछ भी अनुमान लगा सकता है। अतः सांख्यिकी तथ्यों को अंकों में प्रदर्शित कर सार्थक बनाती हैं, लेकिन सभी तथ्य प्रत्येक रूप से आंकड़ों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें स्पष्ट है कि आबादी वाली बात बोले गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे आबादी होते हैं जिसको जो सांख्यिकी हैं जो सरल कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो दिए गए हैं सांख्यिकी के कार्य 9 पॉइंट इसमें बताया गया है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से कम 6 पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सांख्यिकी व्यक्तियों के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि। अब सांख्यिकी ज्ञान और अनुभव में कैसे वृद्धि करेगा भाई, आप लोग जैसे एकत्रित करके लाओगे तो उसमें आपका ज्ञान होगा और उसमें भविष्य के लिए आपको अनुभव होगा। तो इसमें देखते हैं क्या बतलाया गया। सांख्यिकी अन्य विज्ञान की तरह व्यक्ति के ज्ञान व अनुभव में वृद्धि करता है, जिससे विचारों में स्पष्टता आती है। जैसे भारत में आय कर की दर बहुत अधिक हैं, यह बात न तो दृढ़ता से कही जा सकती है और न ही अन्य व्यक्तियों में सामान्यता जा सकता है, लेकिन भारत व कुछ अन्य देशों की आयकर दरों को प्रस्तुत कर यह कहा जा सकता है कि आयकर इस देश में अन्य देशों की तुलना में अधिक लागत है। सांख्यिकी का काम एक व्यक्ति को सांख्यिकी रीतियों की सहायता से उचित अनुमान लगाने में सहायता करना है तथा ये अनुमान आकस्मिक प्रक्षेपों द्वारा लगाए गए अनुमान से अधिकांशतः अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि सांख्यिकी के द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति, अनुभव की प्राप्ति होता है। ठीक है, तो इसमें जो स्पष्ट रूप से जो समझ आ रहा है उसी को आपको लिखना है। तो उसके बाद देखते हैं नीति निर्धारण में सहायक। अब नीति निर्धारण में सहायक कैसा होगा, जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाए जाते हैं तो उसमें सांख्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। सांख्यिकी द्वारा ऐसे सामग्री प्रस्तुत की जाती है जिनकी सहायता से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में के नीति निर्धारण में सहायक मिलती हैं। जैसे बाल विवाह, मद्य निषेध, औद्योगिक नीति, राष्ट्रीयकरण की नीति आदि विषयों पर आवश्यक आंकड़े की सहायता से ही नीति निर्धारित की जाती हैं। 8वीं योजना के प्रारूप बनाते समय पिछली योजनाओं की उपलब्धि के आंकड़ों का आवश्यक रूप से अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार
किसी नीति के प्रभावों का मूल्यांकन भी सांख्यिकी रीतियों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं जो नियम सरकार के द्वारा जो बनाए जाते हैं उसमें सांख्यिकी का भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुति करना सांख्यिकी में बहुत महत्वपूर्ण है। जो तथ्य जो लाते हो आप लोग, आंकड़े जो लाते हो, उसको ये क्या है, प्रस्तुतिकरण करते हैं। सांख्यिकी प्रायः तथ्यों को तुलनात्मक रूप से ही प्रदर्शित करती है। सामान्यतः बिना तुलना किए सही निष्कर्ष नहीं किए निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं तो वो अपना अपना अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तथ्यों के आपसी संबंधों को स्थापित करना। तथ्यों का आपसी जो संबंध रहते हैं उसको क्या करना, आपसी संबंधों को स्थापित करना। जो आपसी रहते हैं जैसे सहसंबंध तथा गुण सहचर्य की रीतियों द्वारा विभिन्न घटनाएं जैसे मांग व पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति व सामान्य मूल्य स्तर, आयु व अंधपन, वर्षा की मात्राएं, विद्युत का उत्पादन आदि में पाए जाने वाले संबंध को स्थापित किया जाता है, जिससे एक पक्ष हुए परिवर्तन का दूसरे पक्ष पर क्या और कितना प्रभाव पड़ रहा है, इनकी सरलता से जानकारी हो सकती है। तो इसमें स्पष्ट बोल दिए गए हैं तथ्यों के आपसी संबंधों का ऐसा करके बतलाया गया है, तो इसमें स्पष्ट देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग सांख्यिकी दूसरे विज्ञान के नियमों की जांच करती हैं। विभिन्न विज्ञानों द्वारा प्रतिपादित नियम व सिद्धांत की परख सांख्यिकी विधियों द्वारा की जा सकती हैं। विशेषकर निगमन प्रणाली द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रयोग अथवा अनुभव द्वारा जांच कर सकते हैं। नए नियम का प्रतिपादन तो सांख्यिकी विधियों द्वारा ही संभव है। अर्थशास्त्र में परिवर्तन व्यय का नियम तथा इसी प्रकार के अन्य नियमों को जानकारी सांख्यिकीय विधियों द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार देख सकते हैं सांख्यिकी दूसरे विज्ञान के नियमों की जांच कराती हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्या है अनुभव हैं उसको बतलाती हैं। समस्या की गहनता का अनुभव करता है। समस्या की अनुभव को गहनता करते तथ्यों को संख्यात्मक रूप से में व्यक्त करने में समस्याएं की गहरा अथवा गंभीरता का आभास बहुत आसानी से कराया जा सकता है। भारत की जनसंख्या 1961 में 43.9 करोड़ थी, जो सन 1991 में 84.6 करोड़ हो गई। इससे इस अवधि में हुई वृद्धि का तो आभास होता है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि जनसंख्या में वृद्धि की दर अधिक रही है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि गहन अध्ययन इनके द्वारा किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग पूर्वानुमान लगाना। सांख्यिकी में जहां एक और भूतकालीन और वर्तमान तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, वहीं भविष्य के लिए पूर्वानुमान या भविष्यवाणी भी किया जा सकता है। विशेषकर औद्योगिक निर्णयों में सांख्यिकी द्वारा लगाए गए अनुमानों का बड़ा महत्व है। योजनाओं में पूर्वानुमान द्वारा ही विभिन्न उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इस कार्य के लिए आंतरिकरण, बाह्यकरण, पूर्वानुमान आदि रीतियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र में अपने सांख्यिकी का क्या महत्व है उसको पूरे हम लोग स्पष्ट रूप से जो 9 पॉइंट में है उसको समझ लिए हैं। और ऐसे बोल सकते हैं कि जो
पूर्व जो अनुमान है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं सांख्यिकी हर तरह से सभी क्षेत्र में कार्य करते हैं, सांख्यिकी का जो कार्य है उसको। ठीक है, तो आप लोग घबराना नहीं, बिल्कुल बड़ा ध्यान से। बेटा मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग 10वीं के बाद सीधा 11वीं में आए हो, आप लोग को लग रहा होगा सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी कुछ नहीं है, एक आंकड़े हैं, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से, और जैसे किसी को अगर समस्या होती है तो वो मेरा पर्सनल जो नंबर है, आप लोग जुड़े हो उसमें आप लोग बात कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। जो भी नहीं समझ आता तो मेरे से थोड़ा से बात कर लेना। ठीक है, और इसमें सांख्यिकी वाली जो हैं वो पूरे पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे और हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व क्या है। ठीक है, आप तो कार्य देख लिए, अब उसके बाद सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है उसको देखेंगे। ठीक है, कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से ध्यान से आप अध्ययन करना। ठीक है।